जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं MQTC के सॉल्यूशन 26 दिसंबर में, ठीक है। और आप अपना सेट अपने सामने रखेंगे, प्रश्न संख्या 41 खोल लेंगे, ठीक है। और प्रश्न संख्या 41 में आपके साथ पढ़ता हूँ। प्रश्न है, बिंदु 6,5 और x,0 से गुजरने वाली रेखा बिंदु -2, -3 और 4,0 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दो तीन केसेस बनते हैं, एक समानांतर का बनता है, एक दूसरे को कट करते हैं तब का बनता है, ठीक है। और एक सिंगल लाइन का भी बनता है। ये टोटल चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को देखते हैं। तो जब भी पैरेलल लाइन कहेगा तो बनाना कैसे है, जैसे मान लीजिए 6 और 5 को किसी को कोई क्वांटिटी जैसे मान लीजिए एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, ठीक। तो इसको लिखना कैसे है, मेन इसको लिखने में ही आपका सॉल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने प्रश्न में लिखा है 0-5, यानी कि इसमें -5 तो है नहीं। देखिए क्या किया मैंने कि 6,5 और x,0 से मैंने इसको उठाया कैसे है, तो मैंने पहले लास्ट वाला उठाया, ठीक। और इसमें से क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने xy मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, तो मैंने y1 - y किया, ठीक। तो क्या किया मैंने कि 0 से -5 घटाया, ठीक है, अपॉन। अब देखिए अपॉन में मैंने क्या किया कि मैंने दूसरे टर्म को ले लिया, किसको, x-6। अब यहां आपको समझना क्या है कि एक लाइन का पॉइंट मैंने ऐसा लिखा है, तो ठीक एज इट इज दूसरे लाइन का भी पॉइंट आपको ऐसे ही लिखना होगा। जैसे आप ध्यान देंगे कि मैंने दूसरे टर्म को जब लिखने का प्रयास किया है तो वहां मैंने 0 को उठाया जो दूसरे नंबर पे, और 0-3 किया है। अब 0-3 और हमें जो डिजिट मिला था वो माइनस मिला था, ठीक है, इसलिए उसका भी माइनस यहां पे मैंने मेंशन करा है, ठीक। अपॉन में तो जैसे पहले लिखे थे ठीक वैसे ही आइए अपॉन में लिखते हैं 4-2। अब यहां जो हमें मिला हुआ है वो -2 पहले से है, तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला। आपको कोई भी सिंबल नहीं चेंज करना है। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। मुझे लगता है ये नॉर्मल सॉल्यूशन आपको आता है। तो पैरेलल लाइन में लिखने में जो कलाकारी है इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर ये आप लिखना सीख गए तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और 3-4 ही इस पे टोटल प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एक तरीका आप बहुत इजीली सीख गए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 42 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज के अंतः तथा बाह्य कोणों के बीच का अंतर 90 डिग्री है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपको अंतः कोण के सम यानी कुल अंतः कोणों का योग कितना होता है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है ये मैंने बताया है। क्या कि कभी भी कितना भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो ये बात तो आपको याद है। और अंतः कोण कितने भी भुजाओं वाला हो बहुभुज, ठीक है, चाहे 4 हो, जैसे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, तो उसके अंतः कोणों के योग का सम होता है n-2 इंटू 180, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक। तो कुल अगर कहेगा तो निकालना है n-2 इंटू 180। मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन इससे संबंधित आया भी था जो मैंने आपको बताया है, ठीक। लेकिन यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि एक नियमित बहुभुज है जिसके अंतः और बाह्य कोणों के बीच का अंतर कुल बाह्य कोण और कुल अंतः कोण नहीं का है, यानी कि एक अंतः कोण के और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर 90 डिग्री है। तो हम करेंगे क्या कि एक अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। एक अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, तो टोटल का होता है। और भुजाएं कितनी हमने मान ली है n, तो उसी n से भाग दे देंगे तो एक का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 10 आम का दाम 20 रुपए, तो एक आम का दाम तो 20/10 हम कर देते हैं ना, ठीक उसी तरह से यहां कर देंगे। और फिर बाह्य कोण का मैंने क्या बताया था कि कितना भी बहुभुज हो, यानी बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो, उसके बाह्य कोण का योग होता है 360। और मैंने यहां जब भुजा n माना है तो यहां भी तो भुजा n ही होगा, तो एक कोण मैंने मान निकाल दिया। और इसी का अंतर कितना प्रश्न में दिया हुआ है, 90। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा,
8 मिल जाएगा। चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं कि n यहाँ जो लिखा हुआ है इसके जगह पे 8 लिख करके देखिएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। और फिर यहाँ 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा 360 में, इसका जो मान आ रहा होगा और इसका जो मान आ रहा होगा उसका अंतर पक्का है कि 90 आएगा, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 42। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 43 है, a प्लस बी का मान 8 दिया हुआ है और हमसे ए बी का मान पूछा हुआ है। एक चीज और दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 104। अब यहां से ध्यान देंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है और ए प्लस बी दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे कहता है कि ए प्लस बी के सहारे आप ए क्यू बी क्यू की तरफ जाएं। और देखिए प्रश्न का जो नेचर है, अगर उसे आप फुलफिल नहीं करेंगे तो प्रश्न का गलत बनना स्वाभाविक है, ठीक है। तो यहां पे मैंने a प्लस बी के होल क्यू की तरफ जाने का प्रयास किया, क्योंकि जब a प्लस बी के होल क्यू की तरफ आप जाइएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हमें a प्लस बी का मान पता है, तो a प्लस बी का मान हमने रख दिया 8 और यहां से क्यूब कर दिया, ठीक। ए क्यू बी क्यू का मान प्रश्न में 104 दिया, वही मैंने यहां पे पुट कर दिया। 3ab, ab का मान नहीं पता है लेकिन a प्लस बी का मान पता है, फिर मैंने यहां 8 लिख दिया, ठीक है। और जब ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे तो ab का मान आपको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 के तरफ। आप छोटे छोटे ये फॉर्मूले ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है 4n माइनस 4/n प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है और इतना ही दे करके हमसे पूछा गया ये बात कि एन क्यू माइनस 1/n क्यू प्लस 3 का मान कितना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए प्रश्न को अगर थोड़ा सा एनालाइज आप करेंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा कि n माइनस 1/n का टर्म है और यहां एन क्यू माइनस 1/n क्यू पूछ रहा है आपसे। तो इस फॉर्मेट में हमें लाना होगा अपने इस प्रश्न को। बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक। अब अगर हम डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के, तो आप देखिएगा ए क्यू में 64 एन क्यू हो जाएगा। यहाँ एन क्यू सिर्फ दिया है, 64 नहीं दिया है, तो इस तरीके से तो हमारा आंसर आ नहीं रहा। हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी करके ये वाला 4 और ये वाला 4 अगर हम हटा लें और यहाँ पे सिर्फ बचा दें n माइनस 1/n, तो उस स्थिति में अगर हम इसका होल क्यूब करते हैं तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, और जब ये वाला टर्म मिल जाएगा तो हमारे लिए प्रश्न आसान हो जाएगा। अब देखिए हमने वही किया है यहाँ पे कि 4 ऊपर में दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये जो +3 था इसको इक्वल टू के उधर ले गया तो -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में है, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 डिवाइड में हो जाएगा और हमें मिल गया n माइनस 1/n का मान। अब तो हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया। कैसे? क्योंकि हम अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ना चाहे तो आराम से तोड़ सकते हैं, और वही फॉर्मूला मैंने देखिए नीचे लगाया है कि n माइनस 1/n का होल क्यूब तो होगा एन क्यू माइनस 1/n क्यू माइनस 3 इंटू n अपॉन 1/n, ठीक। और इसके बाद इंटू n माइनस 1/n, ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यू का। आप वहां से फॉर्मूला रखें और फॉर्मूले के बाद आपको सबका मान पता है, इसका भी मान दिया हुआ है, वही मान मैंने यहाँ रख लिया। ये हमसे पूछा गया तो इसको एज इट इज रहने दिया मैंने। n और n खुद से कट गया, n माइनस 1/n का मान दिया हुआ है, वो मान मैंने यहाँ रख दिया। अब ओवरऑल जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका आंसर n माइनस 1/n क्यू का मान आपको ये प्राप्त हुआ। इसको आप अभी सॉल्व भी करेंगे आगे, लेकिन प्रश्न में हमसे +3 दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे। तो जो +3 दिया हुआ था उस +3 को भी मैंने यहाँ लिख लिया है, और इसको टोटल जब आप जोड़िएगा तो आंसर आएगा 21/64, ठीक है। अब देखिए लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने का टाइम तो हमारे पास होगा नहीं एग्जाम में, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि देखिए ट्रिक कुछ होता नहीं है, ट्रिक आपके बड़े सॉल्यूशन का ही एक छोटा फॉर्म होता है। आपको मैं ये चीज़ प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे, कि जब आप n माइनस 1/n के फॉर्म में तोड़ लिए थे, ठीक है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो देखिए मैंने वहीं से एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया है। क्या कि अगर n माइनस 1/n बराबर वैल्यू दिया हुआ हो, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक, अगर n माइनस 1/n या फिर n प्लस 1/n बराबर यहाँ वैल्यू दिया हुआ हो और हमसे ये पूछा हुआ हो n क्यू अपॉन 1/n क्यू,
या फिर एन क्यूब प्लस 1/n³, मतलब यहाँ प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी दे, क्योंकि यहाँ क्या देगा वो यही डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसा दिया रहेगा इसी का कभी स्क्वायर करके पूछेगा, कभी क्यूब करके पूछेगा। जो स्क्वायर करके पूछता है उसका मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्यूब वाला सीख लीजिए। करते क्या है कि जो यहाँ x का वैल्यू दिया रहेगा, x का मतलब ये कि जो n-1/n या फिर n+1/n का जो वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो उसी का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो +3x मैंने लिखा है, कभी +3x होता है, कभी -3x होता है, कब -3x और कब +3x। तो यहाँ n-1/n अगर दिया रहेगा तो यहाँ -3x हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे n+1/n दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस दिया रहे तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस दिया रहे तो यहाँ माइनस, ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि n-1/n दिया है तो +3x, अगर n+1/n दिया है तो -3x। बस इतना छोटा सा एक डिफरेंस है, ठीक। और अब आप अपने क्वेश्चन को सेट करके देख लीजिए, आप दोनों एनालाइज कीजिएगा। आपको अगर हैबिट में ये बात आ गई तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 45 प्रश्न संख्या 45 मैंने कुछ लिख करके काटा हुआ है, क्यों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 3 आदमी या 4 औरतें, आपके प्रश्न में अथवा लिखा है, ठीक है, अथवा 4 औरतें एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो 9 आदमी और 6 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक। ध्यान देंगे कभी कभी लोग अथवा या और में संबंध नहीं स्थापित कर पाते, और जो हिंदी में औ और र लिखा जाता है उसका मतलब होता है प्लस, जबकि अथवा का मतलब होता है या तो इधर वाला या फिर इधर वाला, दोनों जोड़ा नहीं जाता। इसलिए मैंने ये लिख करके आपको काट करके दिखाया है कि अगर अथवा दे तो ऐसा नहीं बनेगा। अथवा का मतलब होता है कि जैसे 3 आदमी 4 औरत के बराबर हैं, अथवा का मतलब ये होता है। और अगर प्रश्न में दे दे 3 आदमी और 4 औरतें, इसका मतलब 3 आदमी प्लस 4 औरत होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहां आते हैं प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 3 आदमी को अगर काम दिया जाए तो 45 दिन में खत्म करते हैं, और कह रहा है कि यही काम अगर 4 औरत को दिया जाए तो वो भी 45 दिन ही लेती हैं। यहां से हम क्या करेंगे कि या तो पुरुष को महिला में बदल देंगे। अब महिला में बदलने का मतलब क्या कि उनके कार्य क्षमता को लिख लेंगे, ठीक है। तो एक आदमी कितनी औरत के बराबर काम कर पा रहा है, 4/3, या फिर एक औरत कितने आदमी के बराबर काम कर पाएगी, 3/4 आदमी के। अब ये करने से आसानी ये हो जाएगी कि प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि 9 आदमी और 6 औरतें, यानी इन दोनों को अगर काम पे लगा दिया जाए एक ही साथ तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो 3 आदमी मिलकर 45 दिन में करते थे, या फिर केवल 4 औरतें 45 दिन में काम करती थी, उसी काम को हमें कराना है कितने लोगों से, 9 आदमी और 6 औरतों को मिला के एक साथ। अब देखिए जब तक हम इन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं बदलेंगे, एक इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो प्रश्न नहीं बन पाता, इसलिए हमें इन दोनों को एक में मिलाना पड़ा। यहां से हमने क्या किया, 9 आदमी प्लस 6 औरत। तो जो औरत है उसके बारे में यहां मैंने दिखाया है आपको कि एक औरत कितने आदमी के बराबर हो रही है, तो एक औरत जो बराबर हो रही है वो 3/4 आदमी के बराबर। इसीलिए जहां W लिखा था वहां मैंने 3/4 आदमी लिख दिया, ठीक। और इसके बाद इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे आया 27/2, ठीक है। और अब बताइए कि 27/2 ये तो आ गया कुल आदमी की संख्या। इसका मतलब कि 6 औरत और 9 आदमी के बराबर हो गए कौन, 27/2 आदमी। यानी जितना ये काम कर पाएंगे दोनों मिलके उतना ही ये काम करेंगे। अब बताइए कि टोटल काम कितना था हमारे पास, तो टोटल काम था 45 × 3। कैसे, क्योंकि 3 आदमी 45 दिन का समय लेते थे काम करने में। क्लियर है। तो टोटल काम हमने यहां से निकाल लिया और टोटल आदमी यहां से निकाल लिया, ठीक है। अब कितने दिन में खत्म होगा, तो काम बटे आदमी, काम बटे आदमी जब आप कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि ये काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना लिए। अब दूसरा पहलू देखते हैं इस प्रश्न का, ये आप चाहते तो आप खुद ट्राई भी कीजिएगा।
ट्राई क्या कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे महिला को पुरुष में बदल के बनाया, आप पुरुष को महिला में बदल के बनाइएगा, यानी ऐसे कि 9 गुणे आदमी की जगह पे आप 4/3 रख लीजिएगा और औरत को मत बदलिएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी आपको यहाँ ध्यान देना होगा क्या कि 3 गुणे 45 अब टोटल वर्क नहीं होगा, टोटल वर्क महिला वाला लिखना पड़ेगा। और टोटल वर्क जब महिला वाला आप लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 45, और जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 10 दिन ही आएगा। आप लोग जरूर इसे कमेंट में लिखिएगा कि कितने लोगों का आंसर इस तरीके से करने पे 10 दिन आया है, ठीक है। और बढ़ते हुए अपने प्रश्न संख्या 46 की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 नल L और M एक टैंक को 12 तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को साथ साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद M को, यानी जो नल M है उसको बंद कर दिया जाए ताकि टैंक भरने में 9 घंटा लगे। यानी कि शुरू से लेकर टैंक कितने घंटे चल रहा है, 9 घंटे। और यही इस प्रश्न का मेन पॉइंट भी है। अगर इसको आप पकड़ लिए तो आप प्रश्न बना लिए। हमें पहले क्या करना होगा, टैंक की क्षमता निकालनी होगी। तो टैंक का क्षमता क्या होता है, जैसे आदमी की क्षमता क्या होती है, तो जैसे आप देखते थे कि एक आदमी 5 दिन में करता है, एक आदमी 4 दिन में करता है। आप क्या करते हैं, लॉसन निकाल लेते हैं, कहते हैं कि टोटल काम 20 है। उसी तरीके से एक नल 12 घंटे में भरता है, दूसरा 16 घंटे में भरता है। तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, यानी लघुत्तम निकाल लीजिए, और जो लघुत्तम आएगा वही क्या हो जाएगा, टंकी की क्षमता हो जाएगी। और यहां पे टंकी की क्षमता कितनी होगी, 48। अब एक बात बताइए कि 48 लीटर भरने में अगर 12 घंटा आपको लगता है तो 1 घंटे में आप कितना लीटर भर रहे होंगे, तो 48/12 यानी 4। तो यहां मैंने जो 4 लिखा है वो यही है कि 1 घंटे में एल नल ने कितना पानी भरा है, तो 4 लीटर। उसी तरीके से एम नल पे आते हैं, तो एम को 48 लीटर भरने में 16 घंटा लगता है। तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो 3 लीटर, क्योंकि 48/16 कर दिए, यही 3 मैंने यहां लिखा है, ठीक है। अब एक बात आप बताइए कि नल शुरू से लेकर कितने घंटे तक चला है, 9 घंटे तक। और 9 घंटे कौन सा नल चालू रहा है, तो एम तो बंद कर दे रहा है बीच में, यानी कि एल चला होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एल 9 का 9 घंटा चला होगा। 1 घंटे में अगर एल 4 लीटर भरता है तो 9 घंटे में कितना भरेगा, 36 लीटर। यानी 48 में से 36 लीटर कौन भर दिया, एल ने। तो कितना लीटर बचा, 12 लीटर। अब बताइए कि जो 12 लीटर बचा उसे किसने भरा है, एम ने। किसने, एम ने। और एम 1 घंटे में कितना भरता है, 3 लीटर। तो 12 घंटे भरने में कितना इसको समय लगा होगा, तो 12/3 कर दीजिएगा, यानी 4 घंटे का समय लगा होगा। इसका मतलब कि शुरू में एल और एम दोनों शुरू किए गए होंगे नल को, और 4 घंटे बाद नल एम को बंद कर दिया गया होगा, जिसके बाद देखा गया होगा कि 9 घंटा पूरा होते होते टंकी भर गई। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ 4 ऑप्शन में आंसर दिया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा देगा और ऑप्शन में 4 भी दे देगा और 5 भी दे देगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर पाएंगे। कैसे, कि इसी प्रश्न में अगर ये कह देता कि कितने समय पहले एम नल को बंद किया गया, तो वहां आंसर 5 हो जाता। कैसे, क्योंकि 4 घंटे चला है और 9 घंटे तक चला था, तो 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया। तो ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे और यहां से दोनों तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। 47 क्या दिया हुआ है कि प्रश्न है, एक आदमी एक निश्चित दूरी कार द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा मोटरसाइकिल से वही दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पहुंचता है, ठीक है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो मुझे लगता है कि औसत चाल अगर 2 लोगों का दिया हो तो इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक। आप ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा देते हैं 2ab/a+b। तो 2ab/a+b का मतलब क्या हुआ कि a की जगह पे आप 84 रख दिए होंगे, b की जगह पे 66 रख दिए होंगे। आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैंने इसका आपके ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ फॉर्मूला लिख के, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप बना लेंगे। लेकिन अगर यही 3 लोगों का दे दे या फिर 3 तरह का चाल दे दे, 4 तरह का चाल दे दे, तब कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न नहीं बनाने आता है तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। फिर मैं उसको भी आगे किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ।
अगला प्रश्न है, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो आदमी की शांत जल में चाल बताइए। इस तरह का प्रश्न जब भी आए नाव धारा का, कि एक धारा के साथ दे दे और एक धारा के विपरीत दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का चाल देख लीजिए। किसका किसका? धारा के साथ जाने वाला और धारा के विपरीत आने वाला, ठीक है। और आप करें क्या, तुरंत दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी दोनों के बीच का अंतर निकाल दें। तो 12 और 19 के बीच का अंतर कितना होगा, ये मुझे आप बताएं। तो 12 और 19 के बीच का अंतर होगा 7। अब उस अंतर में चूंकि बात दो लोगों की गई है, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3.5, आएगा ना, ठीक है। तो आप या तो जो कम चाल है, अर्थात जो धारा के विपरीत वाला चाल दिया हुआ है उसमें 3.5 जोड़ दीजिए, या फिर जो धारा के साथ वाला चाल दिया, यानी धारा और नाव दोनों साथ साथ चल रहे थे, अगर वो आप लेते हैं तो उसमें 3.5 घटा दीजिए, आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका अगर आपको ये टफ लगता है तो, कि आप धारा के साथ वाला और धारा के विपरीत वाला दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और फिर 2 से भाग मार दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। और एक तो बेसिक से भी है कि लोग a + b बराबर धारा और नाव दोनों जो साथ जाते हैं वो लिखते हैं, फिर a - b बराबर धारा और नाव जो विपरीत जाते हैं वो लिखते हैं, फिर धारा और नाव अलग अलग निकाल के आप इक्वेशन सॉल्व करके बनाते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके पास। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 के तरफ। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझ के बनाएंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। और कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि इसको मैंने साधारण ब्याज के फॉर्मूले पे कैसे बनाया। तो एक बात बताइए आप कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर लगने वाला ब्याज है, ठीक है, यानी मूलधन के अलावा जो ब्याज पर ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है, तो जो सिर्फ हमारे मूलधन पे लगता है वो साधारण ब्याज है। तो एक बात बताइए, हम आपसे 1000 रुपया अगर उधार लेते हैं तो 1 साल बाद जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। क्यों? क्योंकि जो वार्षिक ब्याज आप हमसे ले रहे थे उसको मैंने रिकवर नहीं होने दिया, क्योंकि जो जब ब्याज बना तब तक हमने आपको पैसा दे दिया था। जैसे 1000 का 10% अगर आप हमसे लेते हैं तो 100 रुपया हुआ, ठीक। तो 100 रुपया जैसे ही हुआ मैंने आपको दे दिया, यानी 1100 रुपये लौटा दिए। लेकिन अगर मैं नहीं लौटाता तो साधारण ब्याज में क्या होता कि 1 साल के बाद दूसरे साल में भी जाते तो और 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ता, यानी कि 1000 के लिए 100 रुपये एक बार दिया और फिर दूसरे साल 100 रुपये और दिया, तो टोटल 1200 रुपये देने होते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता कि 1000 का मैंने 100 रुपया दिया तो 1100 हो गया, ठीक है। और अब अगली बार मुझे ब्याज 1000 पे न दे करके 1100 पे देना पड़ेगा, तो 1100 का 10% 110 रुपया हो जाएगा, ठीक। यही अंतर होता है। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में बात किया गया 2 साल का, जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो पहले साल में जरा ध्यान देंगे आप इस बात पे कि जो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ गई है, 423.315 हुआ है, तो जो 423.315 हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि साधारण ब्याज कितना है, 414 रुपए। कितने हैं? 414 रुपए। एक बात बताइए आप कि ये 414 रुपया साधारण ब्याज है, ठीक है, और इसी साधारण ब्याज पर जो 2 वर्ष का ब्याज लगा होगा जिसकी वजह से बढ़ करके और पैसा कितना हो गया होगा, तो पैसा बढ़ करके हो गया होगा आपका 423.15 रुपया हो गया होगा, ठीक है। और इसी वजह से मैंने करा क्या है कि साधारण ब्याज निकाल दिया, ठीक है। तो साधारण ब्याज जब आप निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज निकाल देंगे तो 414 रुपये पे लगने वाला ब्याज आपको पता चल जाएगा। वहां से मैंने ब्याज निकाल दिया, ठीक। और इसके बाद मूलधन गुणे समय गुणे दर, तो मैंने उसी 414 रुपये को मूलधन मान लिया है। समय कितना हुआ, गलती से यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 1 होगा, ठीक, क्योंकि 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सब बराबर हुआ, तो ये हो गया। और इसके बाद दर और अपॉन क्या हुआ, 100। आप कैलकुलेट करेंगे 4.5 आएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा इसमें, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ हो सकता है कुछ डेटा बदल भी जाए, ठीक, जो कुछ भी आएगा, ठीक ना,
अगर आपको दिक्कत लगे प्रश्न संख्या 49 में तो आप मुझे, मैंने जो आपको व्हाट्सअप बताया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, मैं इसको आपको सोल्यूशन फिर से दे दूंगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 में। एक क्लास में 24 लड़कों की औसत आयु 2 महीने घट जाती है जब 22 वर्ष आयु वाले लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आता है, तो नए लड़के की आयु कितनी है। अब एक बात बताइए कि एक लड़का जाता है, उसी की जगह पे एक लड़का आ भी जाता है, और देखिए अर्थमेटिक जो है वो आप सोच के बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। ठीक, अब एक बात बताइए कि किसी क्लासरूम से एक लड़का जाता है और उसी की जगह पे एक लड़का आ भी गया, तो लड़कों की संख्या में तो कोई कमी नहीं हुई, नहीं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक लड़का जा रहा है और दूसरा लड़का आ रहा है, तो वजन में अंतर आ जा रहा है। तो वजन में अंतर दो स्थिति में आएगा, जाने वाले का उम्र जितना होगा, अगर आने वाले का भी उम्र उतना ही होगा तो सॉरी, जाने वाले का वजन जितना होगा आने वाले का वजन भी उतना ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाने वाला मान लीजिए 25 केजी का लड़का था, आने वाला 20 केजी का लड़का हो गया, तो क्लास का वजन घट जाएगा। जाने वाला 25 केजी का था, आने वाला 30 केजी का हो गया, तो क्लास का वजन बढ़ जाएगा। यही बात आपको भी समझना है सिर्फ। ठीक, अब बताइए आप कि क्लास में सबकी औसत, जो लड़का गया है क्लास से बाहर उसका आयु है 22 वर्ष। कितना है? 22 वर्ष। ठीक, जो लड़का गया उसका उम्र है 22 वर्ष, और जो लड़का आया है उसका उम्र हमको निकालना है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आने वाले लड़के का उम्र कम होगा या ज़्यादा होगा प्रश्न के अनुसार। तो एक बात बताइए कि जो नया लड़का था उसके वजह से पूरे क्लास की उम्र 2 महीने कम हो जा रही है, अर्थात जो लड़का आया है क्लास में उसका उम्र कम है। क्लियर है? जो लड़का क्लास में आया है उसका उम्र कम है। क्यों? क्योंकि क्लास की औसत आयु घट जा रही है। यानी कि जो 22 साल का लड़का गया है उससे छोटा लड़का क्लास में आया है, इतना तो डिसाइड हो गया। अब एक बात बताइए कितना छोटा है ये कैसे पता चलेगा? तो सबकी उम्र पर प्रभाव कितना पड़ा है? तो पहले सब कौन? तो सब लड़कों के उम्र पे। सब लड़के कितने हैं? 24, और उनकी उम्र पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? सबका उम्र 2-2 महीना घट जा रहा है, यानी टोटल क्लास की उम्र कितनी घट गई? तो 48 महीने। क्यों? क्योंकि 24 लड़कों का 2-2 महीने घटा, तो 24 गुणे 2, अर्थात नए लड़के के आने की वजह से 48 महीने का उम्र कम हो गया पूरे क्लास का। ठीक, अब ये जो 48 महीना है इसको साल में बदलिएगा तो कितना होगा? तो 48/12 कर दीजिएगा, साल में बदल जाएगा, 4 साल होगा। अब 4 साल उम्र घट गया पूरे क्लास का। ठीक, तो पहले तो किसकी वजह से घटा? 2-2 महीने पूरे क्लास का उम्र किसकी वजह से घटा? तो 22 महीने का एक लड़का चला गया था, आया कितने महीने का था? अगर 22 कहीं आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आया 48 महीने कम का लड़का। तो 48 महीने कम का मतलब कि 4 साल छोटा लड़का आया, तो जो लड़का आया उसकी उम्र कितनी हो गई? 18 वर्ष। तो अब लॉजिकली सोचिए, बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ आपको बनाया भी है, देख लीजिए, एक लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 10.2 के पावर 3n है और वो बराबर है किसके? 0.08 के। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया 1/4 के पावर 2n का मान कितना होगा? ठीक, यहाँ पे सबसे पहले तो हमको n का मान पता करना पड़ेगा। n का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि जो ये 0.08 है वो इस नीचे वाले के फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर इसका क्यूब कर दें तो 0.2 का क्यूब होता है 0.008। वही मैंने किया, तो फिर नीचे वाला बराबर हो गया, मैंने कटा दिया। ठीक है, अब बचा हमारे पास 3n, और ये 3n किसके बराबर है? 3 के। तो 3 से 3 मैंने कटा दिया, n बराबर कितना आ गया? 1, और n का मान पता चल गया 1, तो वही मैंने यहाँ पे n में 1 का गुणा कर दिया, तो 2 और 1 गुणा हो गया तो 2 ही रह गया। 1/4 में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा, 1/16 को आप तोड़िएगा तो 0.625 आएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। अगला प्रश्न है 3/√7 प्लस 5 प्लस √2। ठीक है, सबके ऊपर रूट नहीं है जो आप प्रश्न में देख रहे हैं, प्लस माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7। ठीक है, प्लस
2√2 अपॉन √7 प्लस √5। इसी को सॉल्व करके बताना है मान कितना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह का जब भी आपको प्रश्न मिले आप टारगेट कीजिए कि नीचे जो बेस है, जिसको हम हर बोलते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, उसका रूट खत्म हो जाए किसी भी तरीके से। अगर रूट खत्म कर लेते हैं तो प्रश्न आपका इजीली बन जाएगा। अब जो नीचे √5 प्लस √2 दिया उसका मैंने परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करने में क्या किया जाता है आपको बताते हैं हम। ये जो नीचे डेटा दिया होता है वही ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कराते हैं, बस उनके बीच का साइन बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। तो √5 प्लस √2 में मैंने क्या किया कि प्लस का साइन सिर्फ बदल के ऊपर नीचे सेम से गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके बाद का सॉल्यूशन आपको आता होगा। वैसा कुछ नहीं करना है। देखिए √5 प्लस √2 इंटू माइनस √5 माइनस √2, ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर ए की जगह पे है √5 तो ए स्क्वायर की जगह पे √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो 5 से अगर 2 घटाइएगा तो बचेगा 3, यानी नीचे रूट हटने लगा सबका। उसी तरीके से इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। फिर नॉर्मल एलसीएम का क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0, देख लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि आपको अब इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन में दिक्कत होते होंगे। अगर होता है तो मुझे बताएंगे आप, उसे भी डिटेल्स में लिख दूंगा। अगला प्रश्न है 53, ठीक है। प्रश्न है कि L बराबर 999 दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे प्रश्न में आपके 9 दिया ना, वो 9 नहीं है, वो आप ध्यान देंगे आपके प्रश्न में वो 3 होगा, और वो भी 3 घन वाला सेंस में दिया होगा, ठीक ना, तभी आपका आंसर आ पाएगा। फिर मैंने इस L को नीचे वाले में मल्टीप्लाई किया, तो L का L स्क्वायर के साथ तो L³ प्लस 3L स्क्वायर प्लस 3L प्लस 1 इतना है। अगर आप देखेंगे तो ये इतना टर्म, जो ये पूरा का पूरा टर्म है, ये L+1 के होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने वही किया होल क्यूब, और अंदर क्यूब है, बाहर ये घन रूट ही था, तो क्यूब से क्यूब हट गया, अंदर क्या बचा L+1 बचा, ठीक है। और यहाँ 9 ही होगा, 9 ही दिया होगा, ठीक। L+1 हुआ, और L+1 के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर 999 प्लस 1000, और 1000 का क्यूब होता है कितना 10, वही आंसर रहा आपका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि ये रेकरिंग वाला प्रश्न, आपको पता है कि रेकरिंग अगर ऊपर दिया रहता है तो जितनी संख्या उतना 9, ठीक है। तो इसमें तो नॉर्मल प्रश्न है, नहीं तो रेकरिंग में टोटल 3 से 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक। इसमें जो दिया है इसमें सिर्फ रेकरिंग का सबसे हल्का वाला प्रश्न है ये। जितना ऊपर रेकरिंग है उसके बटे 9 कर दीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 15% के बीच का अंतर इतना है, तो उसी संख्या के 85% का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ही संख्या है जिसका 55% और 15% के बीच का अंतर दिया हो, तो मान लीजिए कि टोटल 100 रही होगी वो संख्या, सपोज कर लेते हैं। तो 100 रुपए का 55% 55 रुपया और 15% 15 रुपया। अब इनके बीच का अंतर कितना होगा 40। तो 40 बराबर किसके दे दिया है 11,376 के। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि 40% बराबर 11,376, और इसके बाद मैंने 1 का निकाल लिया। जब आप 1 का निकाल लेंगे तो आपसे 85 का पूछ रहे हैं, 85 गुणा कर दीजिएगा, यानी डायरेक्ट आप ये वाला बात लिख सकते थे 11,376 बटे 40 गुणे 85, और कैलकुलेट कीजिएगा तो 24,174 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। वो तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ हमको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण दिया है। और हमको एक बात ये भी पता है कि वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आप एक बात बताएंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज के हिसाब से AC आपका कर्ण बन गया, जब और कर्ण ही विकर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर आपके AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वहाँ से आप ये फॉर्मूला लगाए होंगे A² प्लस A² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 12 वाला अगर आप इस पर डाल दें तो आएगा आपका
2a बराबर 12 आ जाएगा। ठीक, √2a बराबर 12 आ जाएगा और √2a बराबर 12 आप लिख के कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू 12/√2, फिर क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो वही मैंने ये कर दिया, आपको 72 आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप इतना नहीं करना चाहते, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, क्या होता है √2a, और √2a का मान 12 दिया हुआ है, यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लिए, a का वैल्यू निकाल लिए, फिर a स्क्वायर पे कर दिए, वहाँ से भी आपका आंसर आपके पास है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न संख्या 57 दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 29% बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेंगे। देखिए वृद्धि और कमी अगर इस तरह से दिया हो तो मैंने एक कमी पे कल आपको फॉर्मूला बताया था क्या कि अब देखिए वृद्धि पे क्या है कि a प्लस a इंटू a अपॉन 100, ये वृद्धि का फॉर्मूला है। कल मैंने इससे संबंधित आपको एक प्रश्न और भी बताया था। ठीक है, प्रश्न तो एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, आप इसी फॉर्मूले पे इसको पुट कर देंगे और आपका आंसर यहाँ से 66.41% आ जाएगा। ठीक ना, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न संख्या 58 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज PQR में Q जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमसे वैल्यू पूछ दिया cos P प्लस cos R प्लस sin R का मान बताइए यदि sin P बराबर 8/17 दिया हो। ठीक, अब sin P बराबर 8/17, बहुत लोगों को सिर्फ एक ही जगह दिक्कत हुआ होगा, अगर उनका प्रश्न गलत हुआ होगा तो कैसे, आपको मैं बताता हूं कि sin P बराबर जो दिया है 8/17, तो 17 तो मुझे लगता है सब लोग रख लिए होंगे क्योंकि 90 डिग्री Q बराबर रख दिए होंगे। ठीक, लेकिन 8 रखने में 8 यहाँ रखें कि यहाँ रखें, बहुत लोगों को यही दिक्कत हुआ होगा और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ 8 रख दिए होंगे। ठीक है, और यहाँ रख दिए होंगे 15 क्योंकि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 15। ठीक, तो वो तो मुझे पता है कि आपको इतना याद होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक, और इससे आप कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन 8 और 15 को रखने में आप जरूर गलत किए होंगे और इसी वजह से गलती होती है। तो देखिए ये 8 और 15 रखना सीख लेते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, कि जो एंगल दिया है, जैसे मान लीजिए साइन P का है तो वो ये वाला एंगल का है, अब इसके सामने जो होगा वो लंब है, तो ये लंब ये हो गया। अगर कहता साइन R, क्या कहता, मान लीजिए प्रश्न में कह देता साइन R, तो ये वाला एंगल का, तब आपके लिए लंब ये हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, और ये आधार हो जाता है जब साइन R कहता तब। और इस प्रश्न में वही तो कहा है, ध्यान दीजिए कैसे कहा कि cos P, तो cos P जब कहा तो cos P यानी ये वाला एंगल लीजिए। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया क्योंकि सामने वाला तो लंब होता है। ठीक, तो 15/17 रख दिया। cos R अब ये वाला लेने के लिए कह रहा है, तो आधार बटे कर्ण, तो सामने वाला तो लंब होता है, ये आधार हो गया। यानी दो जगह आप दो आधार देख लिए और यही सही तरीका है। ठीक है, अदरवाइज आप फिक्स कर देंगे यही लंब होता है यही आधार होता है तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो वहां से 8/17 रख दिया। अब कहा साइन R, तो यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला लंब 15/17। ठीक है, और इस तरीके से आप बनाए होंगे तो आपका पक्का आंसर सही होगा, 2.4/17 आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन 59 और 60 ये थोड़ा आपके रेंज से बाहर का प्रश्न है, इसलिए आप एक काम करेंगे, मैं इस प्रश्न को यहाँ नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने सीरियस लोग हैं इसमें और कितने सीरियसली देख रहे होंगे। तो जिनको भी इस प्रश्न में दिक्कत होगा 59 और 60, मुझे पता है बहुत लोगों को दिक्कत होगा और मैं जानना भी चाहता हूँ कि कितने लोगों को दिक्कत है। तो आप प्रश्न 59 और 60 मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, कि मुझे 59 और 60 में दिक्कत है और मैं आपको पर्सनल इसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। अगला प्रश्न है √3 + 1/√3 प्लस 1/3√3, यानी जो भी प्रश्न आपके सामने है। ठीक, अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करने पे कितना मान आएगा। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब भी नीचे आपको रूट दिखे तो प्रयास कीजिए कि वो रूट खत्म हो किसी भी तरीके से, और रूट को खत्म करने का एकमात्र तरीका है क्या, परमेयीकरण कर दीजिए। जैसे यहाँ नीचे √3 है तो √3 और √3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ नीचे है 3 + √3, तो जब 3 + √3 है तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा कि मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज कर देना है और तब ऊपर नीचे परमेयीकरण करना है। वही मैंने यहाँ करा है, वही मैंने यहाँ करा है, और इसको सॉल्व कीजिएगा जब आप तो √3 इसका आंसर आपको आएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या
62 की तरफ। 62 ग्राफ का प्रश्न है। और देखिए ग्राफ में पहला प्रश्न क्या है, दिए गए सभी वर्षों के होटलों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या क्या होती है, टोटल होटल की संख्या बटे में टोटल वर्ष की संख्या। आप जब इस तरह से रखेंगे तो 175, 200, 275, 325, 425, 475 को जब आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी टोटल होटलों की संख्या अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना है 6 वर्ष की संख्या, भाग दीजिएगा, आपका 312 के लगभग आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 63 में। वर्ष 2013 से 2017 में होटलों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो एक बात बताइए, कहां से कहां तक पूछ रहा है, 13 से 17, तो 13 में होटल की संख्या कितनी है 175, 17 में कितनी है 425, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाइएगा तो आपको वृद्धि पता चल जाएगा। तो वृद्धि अपॉन शुरुआत में कितना था 175, तो शुरुआत को ही बेस मान लिया जाता है। जैसे जब आपको लाभ निकालना होता है तो भी क्रयमूल्य पे निकालते हैं, हानि निकालना होता है तो भी क्रयमूल्य पे निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से जब भी वृद्धि हुई है या कमी हुई है तो बेस पे निकालता है, और बेस कितना था 175। ठीक है, उस पर आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा 143% की वृद्धि हुई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 क्या है कि पिछले वर्ष में किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष होटलों की संख्या में पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको हर साल जैसे 2013 से 2014 में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 14 से 15 में वृद्धि कितनी हुई, 15 से 16 में कितनी हुई, 16 से 17 में और 17 से 18 में। आपको हर एक वर्ष का वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा, जो कि आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। सबका पर्सनल निकालेंगे एक एक करके, और इसके बाद देख लेंगे कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसकी वृद्धि ज़्यादा है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 क्या है, देखिए लिखा वर्ष 2013, 15, 18 में होटलों की कुल संख्या तथा वर्ष 17, 14 और 16 में होटलों की कुल संख्या बीच का अनुपात क्या है। तो ठीक है, जो वर्ष कह रहा है उसको जोड़ दीजिए। पहले में कह रहा है 13, 15, 18, 13, 15, 18 में जो होटल की संख्या वो ऊपर लिख लीजिए, नीचे फिर लिखिए किसको 17 में, 14 में, 16 में जो होटल की संख्या उसको, और उसका अनुपात निकालिए, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 क्या है, विक्रेता एक वस्तु को 2808 रुपए में बेचकर 30% का लाभ लेता है, तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दे ताकि उसे 48% का लाभ हो। अब एक बात बताइए कि वो आदमी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही मेजर वर्ड याद दिला देता हूं, ठीक है, कि कभी भी किसी व्यक्ति का क्रय मूल्य 100% लेना शुरू कीजिए। ठीक है, इससे आपका सवाल इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक, जब भी आपको बात है लाभ हानि का, जब भी बात है परसेंटेज का, सीधा सीधा मानिए कि क्रय मूल्य 100% है चुपचाप। ठीक है, अब बताइए कि क्रय मूल्य 100% है और उसको 30% का लाभ होता है बेचने पे, तो 30% का फायदा लेकर के बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 130%। सिंपल सी बात है। अगर 30% का हानि लेके बेचता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता 100 - 30, 70%। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कैसे किया जाता है उसका ये मेथड है। ठीक, अब क्या हुआ कि 130% कितने रुपए के बराबर हो गया, तो जितने में वो बेचा है, कितने में बेचा 2808 रुपए में, तो 1% का दाम आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, 1% का दाम निकाल लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि वो 48% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचता, तो 1% का दाम जब आप पता कर लिए इतना है, तो 48% लाभ लेना चाहता है, 100% उसका पैसा खुद लगा हुआ है उसमें, तो 148 का दाम निकालिएगा, 148 में गुणा कर दीजिएगा। ठीक, यहां से पता चला कि वो अगर 3196 रुपए 0.8 पैसे में सामान अपना बेच दे तो उसको खरीदे हुए मूल्य से 48% का लाभ हो जाएगा। इतना तो हमको पता चल गया, लेकिन एक बात बताइए कि प्रश्न में क्या पूछा है कि 30% में जितने में बेचता था, यानी लाभ लेके 30% का जितने में बेचा था उससे कितना रुपया ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमको 30% वाला तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि उसका अपना पैसा कितना लगा था, तो उसका पैसा 100% लगा था, 1% का दाम हमने आपको निकालना सिखा दिया है। और देखिए यही फायदा है कि किसी में भी अगर टाइम एंड वर्क में भी अगर 1 घंटे का काम आप निकालना सीख गए
1 घंटे में कितना काम किया है निकालना सीख गया तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो 100% का इतना दाम हुआ, यानी उस व्यक्ति ने लगाया कितना रुपया था, 2160 रुपये। ठीक है, कितना, 2160 रुपये। और अगर वो 2160 रुपये का सामान खरीद कर 3196.8 रुपये में बेचता है तो उसे 48% का फायदा होगा। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितने ज्यादा में बेचे, तो 2160 रुपये में खरीदा था, ये हमको पता चल गया। कितना ज्यादा में बेचे, तो 1036 रुपया ज्यादा में बेचेगा, यानी 3196 रुपये में बेचेगा तो उसको फायदा 48% का होगा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 66 का सॉल्यूशन। अब आइए प्रश्न संख्या 67 में। दो संख्याओं का लस कितना है, 4158 है और मसा कितना है, 54 रुपये है। तो जिनमें एक संख्या दिया हुआ है 378, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक नॉर्मल सा तरीका है, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लसा का वैल्यू दिया हुआ है, मसा का दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। अगला प्रश्न है 18। देखिए 18 प्रश्न संख्या में क्या है, ये पूछ रहा है जब 15 का पावर 23 है और 23 का पावर 23 है तो 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अगर दोनों का पावर सेम है, ठीक है, तो उस स्थिति में नीचे वाले बेस को जोड़ दिया जाता है, और नीचे वाले बेस को जब आप जोड़ेंगे तो 15 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38, और 38 में अगर आप 19 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा क्या, नहीं, 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है, यानी इसका शेषफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। यदि 48 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्र G है तो AG की लंबाई कितनी है, यही पूछा ना आपसे। तो एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है यानी सभी भुजा बराबर रही होगी, तो तीनों भुजा को जोड़ने पे ही ना परिमाप आता है, बिल्कुल सही। तो तीनों को जोड़ने पे 48, तो एक कितना होगा, 16। ठीक है, अब केंद्रक कौन होता है, तो माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक होता है। अब माध्यिका जो है वो क्या करेगी, इस समबाहु त्रिभुज को माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि नीचे ये जो बेस है उसको क्या करेगी माध्यिका, तो उसको करेगी इस 16 16 तो 8 8 में बांट देगी, यानी BD का मान 8 पता चल गया, इसका 16 पता चल गया। और समबाहु त्रिभुज है तो जो माध्यिका गिरती है ना वो समकोण पे गिरती है, यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा। तो 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो लंब मिल जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब मिल गया, लंब का मान कितना पता चल गया, 8√3। ठीक है, अब जो माध्यिका के कटान बिंदु का औसत अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक, जैसे B की माध्यिका जाएगी ऐसे, यहाँ काटेगी, C की माध्यिका जाएगी ऐसे, और यही जो पॉइंट देख रहे हैं यही G है जहाँ सब कट रहे हैं। ठीक, और यही जो रेशियो आता है वो जैसे AG रेशियो DG, तो वो 2:1 होता है, यानी ऊपर वाला रेशियो 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है, वही AG हमसे पूछा है। तो एक बात बताइए कि 2:1 यानी 2 और 1 टोटल 3, तो 3 का मान कितना हुआ, 8√3, क्योंकि टोटल AG 8√3 है। तो 1 का मान 8√3/3, तो 2 का मान तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 16√3/3। ठीक है, और ये था आज का आपका पूरा सॉल्यूशन। मैंने अपने तरफ से हर एक प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है, ठीक, तो आप मुझे 8541860978 पर व्हाट्सअप करेंगे उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट, मैं उसे आपको वहाँ इन डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।